नमस्कार। आज हम एमए फाइनल इकोनॉमिक्स के पेपर 7 इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस के बारे में चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस प्रकार का सब्जेक्ट है। इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस को पॉपुलरली इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस प्रकार का सब्जेक्ट है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में हम एक सब्जेक्ट के रूप में क्या क्या चीज़ें इसमें सम्मिलित की जाती हैं या ये विषय के रूप में किस प्रकार का सब्जेक्ट है। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रों के मध्य आर्थिक संबंधों तथा अंतर्निर्भरता का अध्ययन किया जाता है, जिसका राष्ट्रों के बीच राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सैन्य संबंधों पर भी प्रभाव पड़ता है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वित्तीय संबंध या फाइनेंसेस अक्सर बाकी सारे रिलेशंस को, बाकी एस्पेक्ट्स को हमेशा प्रभावित करते हैं। तो यही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का अध्ययन मुख्यतया वस्तुओं, सेवाओं तथा उत्पादन के साधनों के अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह का घरेलू उपभोक्ताओं के कल्याण पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है कि हम जब निर्यात करते हैं, आयात करते हैं या साधन अंतर्राष्ट्रीय रूप से गतिमान होते हैं तो हमारे घरेलू उपभोक्ताओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की एक विशेष शाखा है क्योंकि अंतर्राज्यीय आर्थिक संबंध तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में कुछ मूलभूत अंतर होते हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों को विश्लेषण करने के लिए हमें विभिन्न उपकरणों की आवश्यकता होती है, विभिन्न टूल की आवश्यकता होती है जो अंतर्राज्यीय व्यापार से थोड़े डिफरेंट होते हैं। अब हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत इसकी विषय वस्तु क्या है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, इसके अंतर्गत हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, जैसे एडम स्मिथ का सिद्धांत, रिकार्डो का तुलनात्मक लागत का सिद्धांत, हैबरलर का अवसर लागत का सिद्धांत, हेक्सर-ओलेंड का सिद्धांत आदि सभी थ्योरीज़ को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत के रूप में जानते हैं और इनको हम इसी सब्जेक्ट के अंदर अध्ययन करते हैं। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कुछ मौद्रिक पहलुओं का भी इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, जैसे व्यापार की शर्तें, विदेशी विनिमय दर, विदेशी व्यापार गुणक, भुगतान संतुलन आदि। इसके अतिरिक्त व्यापारिक नीतियाँ, जैसे कि स्वतंत्र व्यापार एवं संरक्षण की नीतियाँ या संरक्षण की नीतियों में किस प्रकार की विधियाँ अपनाई जाती हैं, उन सब को हम इसके अंतर्गत समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए जो संस्थाएं बनाई गई हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पर विभिन्न संस्थाएं हैं, लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, गैट, WTO, UNCTAD आदि संस्थाओं का अध्ययन, उनका स्ट्रक्चर, उनके काम, उनके फंक्शंस, उनका इम्पोर्टेंस, ये सारी चीज़ें हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसके अलावा विदेशी व्यापार की संरचना एवं दिशा, जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और व्यापार की नीतियाँ, विभिन्न देशों द्वारा अपनाई जाने वाली व्यापार की नीतियों का हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल और इंटर रीजनल ट्रेड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतरक्षेत्रीय व्यापार के अंतर्गत क्या विशेषताएं हैं उनकी, या क्या उनमें समानताएं हैं, या क्या उनके अंतर्गत मूलभूत अंतर है। प्रोफेसर हैबरलर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व अंतरक्षेत्रीय व्यापार की विभाजक रेखा एक देश की सीमा होती है। इस सीमा के भीतर होने वाला व्यापार अंतरक्षेत्रीय व्यापार कहलाता है, जबकि इस सीमा के बाहर विभिन्न देशों के साथ होने वाला व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। उदाहरण के लिए हम दिल्ली और मुंबई के बीच किए जाने वाले व्यापार का अध्ययन करें तो ये अंतरक्षेत्रीय व्यापार है, जबकि भारत का विभिन्न अन्य देशों के साथ, जैसे रूस या अमेरिका के साथ या ब्रिटेन के साथ होने वाला व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। इन दोनों ही प्रकार के व्यापारों में कुछ समानताएं हैं, क्योंकि व्यापार तो दोनों ही हैं, तो कुछ जो समानताएं हैं वो इस प्रकार से हैं। सिमिलैरिटीज़ बिटवीन इंटरनेशनल एंड इंटर रीजनल ट्रेड। प्रोफेसर बर्टिल ओहलिन के अनुसार दोनों में कोई मूलभूत अंतर नहीं है। उनके अनुसार दोनों ही प्रकार के व्यापार में कुछ 3 बातें समान उन्होंने बताई हैं। पहला, विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन। दोनों ही प्रकार के व्यापार में विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन का बहुत महत्व होता है, क्योंकि व्यापार के परिणाम स्वरूप कोई भी क्षेत्र हो या कोई भी राष्ट्र हो, वो किसी भी विशिष्ट प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाता है और
उसी के अंतर्गत अपनी साधनों को एंगेज करने की कोशिश करता है। तो इस तरह से वो उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करना शुरू कर देता है या विशिष्टीकृत हो जाता है। नंबर 2, वस्तु विनिमय की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत अधिक पूर्ति वाले स्थानों से कम पूर्ति वाले स्थानों पर वस्तुओं का स्थानांतरण होता है। यह भी दोनों ही प्रकार के व्यापार में कॉमन एक फीचर होता है कि यहाँ पर जहाँ पर वस्तुओं का अधिक उत्पादन होता है वो वहाँ से जहाँ वस्तुओं की मांग की तुलना में उसकी पूर्ति कम होती है, उस स्थान की ओर वस्तुओं का स्थानांतरण किया जाता है। तो इस तरह से कम पूर्ति वाले स्थानों की मांग को संतुष्ट किया जाता है। इसमें वस्तुओं का एक वास्तविक प्रवाह जरूर इंक्लूड होता है, चाहे वो अंतर क्षेत्रीय व्यापार हो या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, इसमें वस्तुओं का वास्तविक प्रवाह होता है। नंबर 3, इसमें अधिकतम लागत व न्यूनतम उत्पादन लागत का उद्देश्य होता है। कोई भी राष्ट्र हो या कोई भी क्षेत्र हो या राज्य हो, वो व्यापार के पीछे उसका एक ही उद्देश्य होता है कि वो अधिकतम लाभ पर उत्पादन कर पाए और न्यूनतम उत्पादन लागत पर अपना व्यापार कर पाए। तो उत्पादन करते वक्त वो न्यूनतम उत्पादन लागत की दृष्टि से विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन की प्रक्रियाओं को अपनाने के उद्देश्य से व्यापार को महत्व देता है और अधिकतम लाभ कमाना चाहता है। तो दोनों ही प्रकार के व्यापार में न्यूनतम लागत पर उत्पादन करना तथा अधिकतम लाभ के उद्देश्य से क्रेता का चुनाव करना एक मुख्य उद्देश्य होता है। अब हम देखें कि दोनों प्रकार के व्यापार में कुछ अंतर जो पाए जाते हैं वो क्या हैं। तो डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनेशनल एंड इंटर रीजनल ट्रेड। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार देशी तथा विदेशी व्यापार में मूलभूत अंतर पाया जाता है। इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अध्ययन के लिए एक पृथक सिद्धांत की आवश्यकता को स्वीकार किया जाता है। ये मूलभूत अंतर निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहला है उत्पादन के साधनों की गतिशीलता का अंतर। यह सर्वविदित है कि व्यापार के अंतर्गत जब उत्पादन के साधन हैं वो एक देश के भीतर तो काफ़ी हद तक गतिशील होते हैं। लाइक बिहार का मज़दूर बॉम्बे जाकर काम कर सकता है, राजस्थान का मज़दूर बॉम्बे जाकर काम कर सकता है। जहाँ पर भी ज़्यादा काम मिलता है या ज़्यादा अवसर होते हैं वहाँ पर वो मूव कर सकता है। लेकिन इंटरनेशनली या अंतर्राष्ट्रीय रूप से साधन उस प्रकार से गतिशील नहीं होते हैं। नंबर 2, राष्ट्रीय नीतियों में भिन्नता। तो विभिन्न राष्ट्रों की नीतियों में भिन्नता होती है, अलग अलग प्रकार की नीतियाँ होती हैं। लाइक उनका टैक्स सिस्टम अलग है, कर प्रणाली अलग अलग है, श्रम की नीतियाँ अलग हैं, श्रम संघ नीतियाँ अलग अलग होती हैं। तो विभिन्न राष्ट्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की नीतियाँ पाई जाती हैं, जबकि एक देश में लगभग समान नीति देखने को मिलती है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। नंबर 3, अलग अलग देशों की भौगोलिक व राजनीतिक परिस्थितियों में भी अंतर पाया जाता है। कुछ देश आकार की दृष्टि से काफ़ी बड़े होते हैं तो कुछ देश बहुत छोटे होते हैं। कुछ देशों में राजनीतिक परिस्थितियाँ बहुत संविधान अलग होता है, वहाँ पर सरकारी सिस्टम अलग होता है, कहीं पर डेमोक्रेसी है, कहीं पर डिक्टेटरशिप है, तो कहीं पर कुछ और प्रकार की राजनीतिक स्थितियाँ हो सकती हैं। तो इनका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ता है, जबकि एक देश के अंतर्गत इस तरह की चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर 4, मौद्रिक इकाइयों में अंतर। अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की मुद्रा प्रचलन में होती है। जैसे कि भारत में रुपया प्रचलन में है, जबकि अमेरिका में डॉलर और ब्रिटेन में पौंड मुद्रा के रूप में काम में लिया जाता है। जबकि एक देश के अंतर्गत एक ही प्रकार की मौद्रिक इकाई काम में लेने की वजह से इस तरह की किसी भी प्रकार की जटिलता नहीं आती है। नंबर 5, प्रतियोगिता के स्तर में भिन्नता होती है। या कुछ देशों में प्रतियोगिता का स्तर काफ़ी एफिशिएंट होता है या कंप्लीट होता है, जिसे कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति के करीब होते हैं वो। लेकिन कुछ देशों में अपूर्ण प्रतियोगिता का स्तर होता है। ज़्यादातर देशों में अपूर्ण प्रतियोगिता का स्तर पाया जाता है। विकास के स्तर में भी भिन्नता पाई जाती है। कुछ देश बहुत विकसित होते हैं, जबकि कुछ विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं, यानी कि विकासशील हैं, और कुछ में विकास की स्थिति काफ़ी कम होती है या अविकसित अर्थव्यवस्थाएं भी देश में संसार में पाई जाती हैं। लेकिन व्यापार सभी के बीच में होता है। लेकिन इस तरह की स्थितियों में व्यापार करना और एक देश के भीतर व्यापार करने में काफ़ी चीज़ों का अंतर आ जाता है। नंबर 7, भिन्न भिन्न परिवहन लागतें। एक देश के अंतर्गत परिवहन लागतों में काफ़ी यूनिफॉर्मिटी पाई जाती है, काफ़ी एकरूपता पाई जाती है, जबकि विभिन्न देशों के बीच में परिवहन लागतें अलग अलग हो सकती हैं, क्योंकि उन सब की कुछ ड्यूटीज़ में डिफरेंस हो सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज़ में फ़र्क हो सकता है, इस कारण से लागतें अलग हो जाती हैं। नंबर 8, आयातों और निर्यातों पर नियंत्रण। कुछ देश
फ्री ट्रेड में बिलीव करते हैं, मुक्त रूप से व्यापार करना चाहते हैं और किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रखते, जबकि कुछ देशों को अपनी परिस्थितियों की वजह से, आंतरिक परिस्थितियों की वजह से व्यापार पर कुछ नियंत्रण लगाने पड़ते हैं। जैसे कि कुछ देशों को आयातों पर नियंत्रण लगाना पड़ता है जिससे कि वो अपने देश के उद्योगों को संरक्षण दे पाएँ। इसके अतिरिक्त कुछ देशों को निर्यातों पर भी संरक्षण लगाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें अपने देश के उपभोक्ताओं की मांग को संतुष्ट करना होता है और इस कारण से वो निर्यातों पर भी नियंत्रण लगा कर रखते हैं। नंबर 9, भुगतान संतुलन की समस्या एक ऐसी समस्या है जो अंतर क्षेत्रीय व्यापार में जिसका सामना नहीं करना पड़ता, किसी भी देश को नहीं करना पड़ता, जबकि भुगतान संतुलन की समस्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की एक महत्वपूर्ण समस्या है जो जनरली हर देश को कुछ हद तक सामना जिसका करना पड़ता है। नंबर 10, अलग अलग देशों में अलग अलग आर्थिक वातावरण पाए जाते हैं। कुछ देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो कुछ देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो इस तरह से आर्थिक वातावरण अलग होने से व्यापार में कुछ जटिलताएं सम्मिलित हो जाती हैं। तो इन तर्कों के आधार पर ही प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विश्लेषण के लिए एक पृथक सिद्धांत की आवश्यकता है।